हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं वध 2 मूवी को। मूवी आपको ज़रूर पसंद आएगी, तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें मंजू नाम की एक औरत को दिखाया जाता है जिसे पुलिस गिरफ्तार करके ले जा रही होती है। मंजू पर आरोप लगाया गया है कि उसने एक कपल की हत्या कर दी है जो घर से भागकर शादी करने आया था। यह इल्जाम बहुत संगीन था, लेकिन मंजू बार बार यही कहती रहती है कि उसने किसी को नहीं मारा। इसके बाद कहानी हमें कोर्ट रूम तक ले जाती है। यहाँ मंजू खुद को बेगुनाह साबित करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका वकील ही सारी जिम्मेदारी उस पर डाल देता है। वकील का कहना होता है कि मंजू ने पैसों की लालच में उस कपल की जान ले ली। कोर्ट में पेश किए गए सबूत भी मंजू के खिलाफ जाते हैं। हालात ऐसे बन जाते हैं कि मंजू चाहकर भी कुछ साबित नहीं कर पाती और जज उसे 28 साल की सजा सुना देते हैं। फिर कहानी एक लंबा जंप लेती है। हमें 27 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां मंजू अब काफी बूढ़ी हो चुकी है। उसने ये सारे साल किसी तरह इसी जेल में काटे होते हैं। इतने लंबे वक्त में उसकी जेल के वार्डन से अच्छी दोस्ती हो जाती है, जिसका नाम शंभू होता है। शंभू मंजू की काफी मदद करता है और लगता है कि वह उसे पसंद भी करता है। जेल में अगर मंजू को किसी चीज की जरूरत होती है तो वह शंभू से कहकर मंगा लेती है। इसके बाद हमें शंभू की निजी जिंदगी के बारे में बताया जाता है। शंभू की पत्नी का काफी समय पहले देहांत हो चुका है। उसका एक बेटा था जिसे उसने कर्ज लेकर पढ़ाई के लिए विदेश भेजा था, लेकिन बेटा वहीं शादी कर लेता है और अब शंभू के फोन तक उठाना बंद कर देता है। ऊपर से लोन का बोझ अलग, इसलिए शंभू अकेलेपन और परेशानियों के बीच किसी तरह जिंदगी चला रहा होता है। इसी बीच जेल में एक नए जेलर की एंट्री होती है, प्रकाश, जिसका हाल ही में ट्रांसफर हुआ है। उसकी बातचीत और व्यवहार से साफ हो जाता है कि वह ऊंच नीच और जात पात में गहरा विश्वास रखता है। वह खुद को ऊंची जाति का मानता है और नीची जाति के लोगों को अपने आसपास भी नहीं भटकने देता। रात के समय मंजू चुपचाप अपने सेल से बाहर निकलती है और एक बंद दरवाजे के पास पहुंचती है। वहां पहले से ही शंभू मौजूद होता है। दोनों अक्सर यहीं मिलते हैं, क्योंकि इसी जगह दीवार में बने एक छोटे से छेद के जरिए शंभू मंजू तक उसका मंगाया हुआ सामान पहुंचाता है। इस मुलाकात के दौरान दोनों के बीच काफी बातें होती है और हमें साफ समझ में आने लगता है कि मंजू भी शंभू के लिए कुछ महसूस करने लगी है। इसके बाद शंभू जेल परिसर में उगाई गई सब्जियों को तोड़ता है और वहां से जाने लगता है। तभी कुछ गार्ड उसे रोक लेते हैं और कहते हैं कि तुम फिर से सब्जी चुरा रहे हो। इस पर शंभू सफाई देता है कि वह इन सब्जियों की देखभाल भी वही करता है और इन्हें बेचकर उसे थोड़े बहुत पैसे मिल जाते हैं। लेकिन जैसे ही शंभू आगे बढ़ता है, तभी एक नया गार्ड जो हाल ही में वहां आया होता है, सब्जियों में छिपी किसी चीज को शक के तौर पर हथियार से मारकर जांचने लगता है। गार्ड सब्जियों को अच्छे से चेक करता है ताकि ये पक्का हो जाए कि कोई कैदी यहाँ से भागने की कोशिश तो नहीं कर रहा। जांच पूरी होने के बाद शंभू वहां से चला जाता है। अब कहानी अगले दिन शिफ्ट होती है। जेल में नए जेलर प्रकाश का औपचारिक स्वागत किया जा रहा होता है। इसी दौरान खान नाम का एक आदमी वहां पहुंचता है, जिसके हाथ में एक शराब की बोतल और फूलों का गुलदस्ता होता है। वह बताता है कि ये सब भूरी भैया ने भेजा है, जो एक एमएलए का भाई है और इसी जेल में बंद है। यह सुनते ही प्रकाश गुस्से में आ जाता है। वह शराब की बोतल और बुके जमीन पर फेंक देता है और साफ शब्दों में कहता है कि वह कैदियों से कोई तोहफा नहीं लेता। साथ ही वह बाकी स्टाफ को भी चेतावनी देता है कि कैदियों से ज्यादा नजदीकियां ठीक नहीं होती। उसकी सख्त बातों के बाद सब वहां से चले जाते हैं। इसके बाद हमें जेल में कुछ नए कैदियों की एंट्री दिखाई जाती है। इन्हीं में एक लड़की होती है, नैना। नैना एक बैंक में काम करती थी और उस पर बैंक स्कैम का आरोप लगा होता है। हालांकि हकीकत ये थी कि नैना बिल्कुल बेगुनाह थी। असल में उसे उसके ही मैनेजर ने फंसा दिया था। जेल में उसकी तलाशी होती है और फिर उसे अंदर भेज दिया जाता है। नैना काफी डरी सहमी हुई होती है, क्योंकि उसके लिए ये दुनिया बिल्कुल नई और डरावनी थी। अगले दिन मंजू की नजर नैना पर पड़ती है। मंजू उससे पूछती है कि वह यहाँ कैसे पहुंची। तब नैना अपनी पूरी कहानी उसे बता देती है, कैसे बिना किसी गलती के वह जेल में आ गई। धीरे धीरे दोनों के बीच बात होने लगती है और दिन ऐसे गुजर जाता है, पता ही नहीं चलता। रात को हम देखते हैं कि मंजू वार्डन के साथ बैठकर शराब पी रही होती है। बातचीत के दौरान वार्डन मंजू से पूछती है कि उसकी सजा खत्म होने वाली है, तो बाहर निकलकर वह क्या करने वाली है। मंजू हल्की मुस्कान के साथ कहती है कि उसने अभी कुछ तय नहीं किया, लेकिन वक्त आने पर सोच लेगी। इसके बाद अगला दिन दिखाया जाता है। आज कुछ कैदियों को कोर्ट में पेशी के लिए ले जाया जा रहा होता है, जिनमें नैना भी शामिल होती है। तभी वहां भूरी की एंट्री होती है।
जाने से पहले वह पास में खेल रहे कुत्ते के छोटे छोटे पिल्लों को प्यार से खाना खिलाता है, लेकिन अचानक वह उन्हें गाड़ी के टायर के नीचे रख देता है और जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ती है पिल्ले कुचले जाते हैं। यह खौफनाक नजारा देखकर नैना पूरी तरह सन्न रह जाती है। उसे समझ में आ जाता है कि भूरी कितना बेरहम और निर्दयी इंसान है। पूरे रास्ते भूरी की गंदी नजरें नैना पर टिकी रहती हैं। वहाँ मौजूद वार्डन रजनी भी यह सब देखती है, लेकिन भूरी के रसूख के डर से कुछ नहीं कह पाती। कोर्ट पहुँचते ही सभी कैदी गाड़ी से उतरते हैं। तभी भूरी रजनी को पकड़कर नैना के बारे में सवाल करने लगता है। उसकी भाषा और रवैये से साफ पता चलता है कि वह वार्डन के साथ भी बदतमीजी से बात करता है, लेकिन उसका भाई एमएलए है, इसलिए रजनी मजबूर होकर चुप रहती है। इसी दौरान नैना का वकील वहां आता है और उससे कहता है कि आज वह उसकी बेल करवा देगा। यह बात भूरी सुन लेता है। वह वकील को अलग ले जाकर धमकी देता है कि अगर इस लड़की को बेल मिली तो उसकी जान नहीं बचेगी। वकील बुरी तरह डर जाता है। नतीजा ये होता है कि उस दिन सच में नैना को बेल नहीं मिलती। इधर जेल में प्रकाश सभी कैदियों से मिलने के लिए सेल की ओर बढ़ता है। प्रकाश जैसे ही कैदियों के सामने आता है, उसे देखकर मंजू को अंदर ही अंदर कुछ अजीब सा महसूस होता है। उसे समझ नहीं आता कि क्यों, लेकिन प्रकाश की मौजूदगी उसे बेचैन कर देती है। तभी प्रकाश सभी कैदियों से कहता है कि अगर किसी को कोई भी परेशानी है तो वह खुलकर बता सकता है। वह सबकी दिक्कतें सुलझाने की कोशिश करेगा। उसकी यह बात सुनकर कुछ कैदियों को लगता है कि शायद यह जेलर सच में बाकी लोगों से अलग और अच्छा इंसान है। रात का वक्त होता है। नैना अपने बैरक में बैठी रो रही होती है। मंजू उसे इस हालत में देखती है और उसके पास जाकर पूछती है कि क्या हुआ। तब नैना फूट फूट कर बताती है कि भूरी की वजह से उसकी बेल रुक गई। यह सुनकर मंजू उसे समझाते हुए कहती है कि यहाँ की दुनिया ऐसी ही है। यहाँ रहने के लिए मजबूत बनना पड़ता है, क्योंकि इस जगह पर अच्छे से ज्यादा बुरे लोग होते हैं। लेकिन नैना का रोना रुकने का नाम ही नहीं लेता। अगले दिन भूरी अपने इलाके में एक बूढ़े आदमी को देखता है जो वहाँ कपड़े धो रहा होता है। बिना किसी वजह के भूरी को गुस्सा आ जाता है और वह उस बूढ़े को मारने लगता है। तभी वहाँ प्रकाश पहुँच जाता है। प्रकाश को देखते ही भूरी पीछे हट जाता है। हालांकि इस एक घटना से ही प्रकाश समझ जाता है कि भूरी किस किस्म का आदमी है। उधर भूरी अपने आदमियों से कह रहा होता है कि उसके भाई की वजह से ही उसे जेल में रहना पड़ रहा है। वह डींग मारते हुए बोलता है कि जैसे ही चुनाव खत्म होंगे उसका भाई उसे बाहर निकलवा लेगा। यह सब सुनकर प्रकाश का गुस्सा और बढ़ जाता है। वह तुरंत आदेश देता है कि भूरी को एक अलग सेल में डाल दिया जाए ताकि वह किसी से ना मिल सके। लेकिन थोड़ी ही देर में प्रकाश के पास आईजी का फोन आता है। आईजी उसे साफ कहता है कि भूरी को उस सेल से निकाल दिया जाए, क्योंकि एमएलए का फोन आया है और ऊपर से काफी दबाव बनाया जा रहा है। मजबूरी में प्रकाश को आईजी की बात माननी पड़ती है। रात के वक्त प्रकाश अपने कमरे में बैठकर शराब पी रहा होता है। तभी जेल से भूरी का फोन आता है। भूरी घमंड के साथ कहता है कि देखो वह कितनी आसानी से सब संभाल लेता है। फोन पर वह जानबूझकर प्रकाश को उकसाने लगता है। यह सुनकर प्रकाश का गुस्सा काबू से बाहर हो जाता है। नशे की हालत में प्रकाश सीधे भूरी के सेल में पहुंच जाता है और उस पर टूट पड़ता है। वह भूरी को बेरहमी से पीटता है, जिससे भूरी अधमरी हालत में पहुंच जाता है। मारपीट के दौरान प्रकाश के हाथ की अंगूठी से उसे चोट लग जाती है, तो वह अंगूठी उतारकर वहीं फेंक देता है। इसके बाद वह भूरी से कहता है कि अब उसे नामर्द बना दिया गया है और भविष्य में उससे उलझने की हिम्मत न करे। यह कहकर प्रकाश वहां से चला जाता है। इस पूरी घटना को भूरी का खास वार्डन खान, जो उसी इलाके में ड्यूटी पर होता है, दूर से सब देख रहा होता है। अगले दिन का सीन आता है। आईजी गुस्से में प्रकाश को डांट रहा होता है। तभी पता चलता है कि भूरी कल रात से गायब है, यानी जिस रात प्रकाश ने उसे मारा था। आईजी कहता है कि माना जा रहा है कि भूरी जेल से फरार हो गया है। इसी वजह से अब प्रकाश पर जांच बैठा दी गई है और जल्द ही एक सीनियर ऑफिसर जांच के लिए आने वाला है। यह सुनकर प्रकाश खान और शंभू से पूछता है कि उन्हें क्या लगता है भूरी आखिर कैसे भाग सकता है, लेकिन खान इस पर कुछ ऐसा जवाब देता है कि सर, आपके जाने के बाद मैंने भूरी को उसी सेल में बंद कर दिया था, लेकिन अगली सुबह जब ड्यूटी पर आया तो देखा कि भूरी वहां नहीं था। वह कहाँ गया किसी को कुछ पता नहीं। शंभू से भी पूछताछ होती है, लेकिन उसे भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं होती। अगले दिन अजीत नाम का एक सीनियर ऑफिसर इंक्वायरी के लिए जेल पहुंचता है। प्रकाश शंभू से कहता है कि वह अजीत को भूरी की सेल दिखाए। जब वे सेल के अंदर जाते हैं तो वहां का नजारा बिखरा हुआ होता है। साफ दिख रहा होता है कि वहां जबरदस्त मारपीट हुई थी। दरअसल भूरी को पीटने के बाद प्रकाश ने जानबूझकर वहां सफाई नहीं करवाई थी।
ताकि किसी तरह के सबूत से छेड़छाड़ ना हो। वैसे भी प्रकाश किसी से डरने वाला नहीं था। जांच के दौरान अजीत वहां ड्यूटी कर रहे वार्डन खान को बुलाता है और उससे सीधे पूछता है कि उस रात आखिर हुआ क्या था, एक भी बात मत छुपाना। तब खान सच सच बता देता है कि उस रात प्रकाश गुस्से में आए थे और उन्होंने भूरी को बुरी तरह पीटा था। सर के जाने के बाद मैंने सेल बंद कर दी थी, लेकिन अगली सुबह भूरी गायब था। इसके बाद अजीत बाकी सभी वार्डन और स्टाफ से भी पूछताछ करता है, लेकिन कोई ठोस जानकारी हाथ नहीं लगती। तभी भूरी का एक साथी सामने आता है और बताता है कि भूरी एक लड़की के पीछे बुरी तरह पड़ा हुआ था, जिसका नाम नैना है। यह सुनते ही अजीत को एक नई दिशा मिलती है और वह तुरंत नैना से मिलने का फैसला करता है। नैना को बुलाया जाता है, वह पहले से ही डरी हुई होती है। अजीत उससे सवाल करता है, लेकिन नैना यही कहती है कि उसने भूरी को सिर्फ कोर्ट जाते समय देखा था, उसके बाद कभी उससे बात तक नहीं हुई। यह जवाब सुनकर अजीत और उलझन में पड़ जाता है कि आखिर भूरी अचानक गायब कैसे हो गया। रात में अजीत कुछ गार्ड्स के साथ बात करता है और पूछता है कि जिस रात भूरी गायब हुआ, क्या उस रात कुछ भी असामान्य हुआ था। तभी एक नया गार्ड बोलता है कि ऐसा कुछ खास नहीं हुआ था, पर शंभू सब्जी लेकर बाहर जा रहा था, जिसे मैंने खुद चेक किया था। यहीं से कहानी थोड़ी देर के लिए फ्लैशबैक में जाती है। हम देखते हैं कि शंभू सब्जियों की टोकरी लेकर जा रहा होता है। वही नया गार्ड उसे फिर से रोककर चेक करने लगता है, लेकिन इस बार शंभू उससे हथियार छीन लेता है और कुछ सब्जियों को काट कर दिखाता है। जांच के बाद चुपचाप हथियार साफ करता है और गार्ड को वापस दे देता है। साफ है कि शंभू कुछ न कुछ छुपा रहा था। अब कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। बाकी गार्ड्स अजीत को बताते हैं कि शंभू का रात में सब्जी ले जाना आम बात है, इसमें कुछ नया नहीं है। साथ ही वे शंभू के बेटे और उसकी मजबूरियों की पूरी कहानी भी सुना देते हैं। यह सब सुनने के बाद अजीत सीधा उस जगह पहुंचता है जहां शंभू सब्जी बेचता था। वहां पास में एक लड़का सो रहा होता है। अजीत उसे जगाकर पूछता है कि परसों जब शंभू यहाँ आया था, क्या उसे कुछ अजीब लगा था। पहले तो वह लड़का कुछ भी कहने से बचता है। अजीत जब उस लड़के को सख्ती से डराता है, तब वह सच बताने पर मजबूर हो जाता है। वह कहता है कि उस दिन शंभू आए थे और मुझे शराब लेने के लिए भेज दिया था, लेकिन जब मैं शराब लेकर वापस लौटा तो शंभू वहां से जा चुके थे। इसके अलावा उसे कुछ भी पता नहीं था। यह बात सुनते ही अजीत सीधे शंभू के घर पहुंचता है। वहां वह शंभू से पूछता है कि क्या वह उस रात जेल गया था सब्जी लेने। शंभू पहले की तरह वही कहानी दोहराता है कि वह जेल से सब्जी चुरा कर लाता है। वह बताता है कि उसने यह बात इसलिए छुपाई क्योंकि उसे चोरी करने की शर्म महसूस हो रही थी। इसके बाद अजीत वहां शराब पीने की इच्छा जताता है। शंभू उसके लिए भी ड्रिंक तैयार करता है। जैसे ही शंभू बर्फ लेने के लिए फ्रीजर खोलता है, कैमरा हमें सच्चाई दिखा देता है। भूरी की लाश उसी फ्रीजर में छुपा कर रखी हुई होती है, लेकिन शंभू खुद को संभालते हुए बर्फ निकालता है और ड्रिंक में डालकर अजीत को दे देता है। अजीत की नजर फ्रीजर पर पड़ती है और वह सवाल करता है कि यह फ्रीजर यहाँ कैसे आया। शंभू सहज अंदाज में जवाब देता है कि एक आदमी से काम करवाया था, उसी ने सब्जी रखने के लिए गिफ्ट में दे दिया, लेकिन अब यह किसी काम का नहीं रहा। इसके बाद दोनों भूरी के बारे में थोड़ी बातचीत करते हैं। अजीत कहता है कि उसे भूरी के बारे में कोई ठोस सबूत नहीं मिला, इसलिए वह अगले दिन वापस चला जाएगा। यह सुनकर शंभू की जान में जान आती है। अजीत वहां से चला जाता है। अगले दिन जाने से पहले अजीत प्रकाश से मिलने पहुंचता है। वह उससे साफ शब्दों में कहता है कि सर, आपको भूरी को इस तरह नहीं मारना चाहिए था। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने ही उसे गायब कर दिया हो। यह सुनते ही प्रकाश भड़क जाता है। वह गुस्से में कहता है कि तुम्हें जो रिपोर्ट बनानी है बना लो, मुझे किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता। अजीत वहां से चला जाता है और यही केस उस वक्त के लिए बंद मान लिया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि शंभू एक गड्ढा खोदकर भूरी की लाश को जमीन में दफना देता है। इसी दौरान मंजू भी अपनी सजा पूरी करके जेल से रिहा हो चुकी होती है। अब कहानी 11 महीने आगे बढ़ती है। अचानक आईजी अजीत को तुरंत बुलाता है। बातचीत से पता चलता है कि जिस बंगले में कभी प्रकाश रुका था, उसके पीछे अब नई बिल्डिंग का काम शुरू हुआ है। खुदाई के दौरान वहां से एक कंकाल मिला है। भूरी का भाई इस बात पर आईजी पर दबाव बनाता है और धमकी देता है कि अगर यह कंकाल भूरी का निकला तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। इसके बाद आईजी अजीत को फटकार लगाता है। वह कहता है कि तुम्हारी रिपोर्ट के चलते प्रकाश पहले ही सस्पेंड हो चुका है। अब 3 दिन के अंदर मुझे असली गुनहगार का नाम चाहिए, वरना तुम्हें भी सस्पेंड कर दिया जाएगा।
यह सुनते ही अजीत दोबारा उसी केस में जुट जाता है। जब वह खुदाई वाली जगह पर पहुंचता है तो कंकाल के पास उसे एक अंगूठी मिलती है। यह अंगूठी वही होती है जो कभी प्रकाश पहना करता था। थोड़ी देर बाद रिपोर्ट से यह भी कंफर्म हो जाता है कि मिला हुआ कंकाल भूरी का ही है। यह कंफर्म होते ही अजीत सीधे खान को बुलाता है। इस बार वह सख्ती नहीं बल्कि प्यार से बात करता है और कहता है कि जो भी सच पता हो सब बता दो। लेकिन खान उसे पहले की तरह वही पुरानी बातें दोहराने लगता है। अजीत का सब्र टूट जाता है। वह खान को मारना शुरू कर देता है। डर के मारे खान टूट जाता है और सच उगल देता है। वह बताता है कि प्रकाश सर से बुरी तरह पीटने के बाद भूरी ने वार्डन रजनी को फोन किया था और कुछ कहा था। इसके बाद भूरी उससे मिलने चला गया। मैं डर गया था इसलिए उसे रोक नहीं पाया। खान आगे बताता है कि जब 3 घंटे तक भूरी वापस नहीं लौटा तो उसने जेल के गेट बंद कर दिए। अगली सुबह उसने नाटक किया कि उसे कुछ भी नहीं पता और भूरी यूं ही गायब हो गया। यह सब सुनते ही अजीत सीधे रजनी के पास पहुंचता है। वह उससे पूछता है कि उस दिन भूरी ने फोन पर क्या कहा था। रजनी टूटे हुए सुर में बताती है कि भूरी ने उसे नैना को अपने पास लाने के लिए कहा था। डर के मारे वह नैना को लेकर उसके पास चली गई। रजनी बताती है कि करीब आधे घंटे बाद जब वह नैना को वापस लेने आई तो नैना बाहर डरी सहमी बैठी थी। रजनी ने वह कमरा बंद कर दिया और नैना को वापस उसकी बैरक में छोड़ आई। यह सुनकर अजीत गुस्से में पूछता है कि यह सब करते हुए उसे शर्म नहीं आई। इस पर रजनी रोते हुए कहती है कि उसके पति के इलाज में बहुत पैसा लग गया था। पति तो नहीं बचा लेकिन इलाज का सारा खर्च भूरी ही उठाता था। बदले में वह उसका शोषण करता रहा, यहाँ तक कि उसके साथ जबरदस्ती भी की। मजबूरी में उसे उसकी हर बात माननी पड़ी। यह सच्चाई जानने के बाद अजीत नैना का पता निकलवाता है। नैना अजीत को देखते ही डर जाती है। तब अजीत उसे अकेले में बुलाता है और भरोसा दिलाता है कि वह सिर्फ सच जानना चाहता है। वह कहता है कि अगर उसने सच नहीं बताया तो यह केस उसी पर आ सकता है। डर के मारे नैना आखिरकार सब कुछ सच बता देती है। वह कहती है कि उस रात वार्डन उसे एक कमरे में लेकर गई थी जहां भूरी पहले से मौजूद था। अंदर जाते ही भूरी ने उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की। यहीं से कहानी फ्लैशबैक में जाती है। उसी समय मंजू जेल में टहल रही होती है और उसे नैना की चीख सुनाई देती है। मंजू तुरंत उस कमरे की ओर भागती है और नैना को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन भूरी दोनों पर हमला कर देता है। तभी मंजू गुस्से और मजबूरी में भूरी का गला दबा देती है और उसे मार डालती है। इसके बाद वह नैना से कहती है कि तुम यहाँ से चली जाओ, बाकी मैं संभाल लूंगी। नैना बाहर निकलकर वार्डन का इंतजार करने लगती है और जैसे ही रजनी आती है वह उसके साथ चली जाती है। यह पूरी सच्चाई जानकर अजीत के होश उड़ जाते हैं। अब उसे मंजू से मिलना होता है, लेकिन मंजू तो कब की जेल से बाहर जा चुकी होती है। अजीत मंजू के पुराने केस की फाइल पढ़ता है और फिर जेल की वार्डन से उसके बारे में पूछताछ करता है। तब उसे पता चलता है कि मंजू अब पहाड़ों में कहीं चाय और मैगी की छोटी सी दुकान चला रही है। इसलिए अजीत मंजू से मिलने निकल पड़ता है। अब अगला सीन हमें पहाड़ों में ले जाता है जहां मंजू एक छोटी सी चाय और मैगी की दुकान चला रही होती है। यहाँ हमें एक बड़ा सरप्राइज मिलता है कि मंजू और शंभू अब साथ में रह रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही अजीत वहां पहुंचता है दोनों के चेहरे की हवाइयां उड़ जाती है। अजीत सीधे सवाल करता है, अगर मंजू ने भूरी को मारा था तो उसकी लाश जेल से बाहर कैसे निकली। इस पर शंभू सच्चाई बताने का फैसला करता है और कहानी एक बार फिर फ्लैशबैक में चली जाती है। शंभू बताता है कि मंजू द्वारा गला दबाने के बाद भी भूरी मरा नहीं था, वह सिर्फ बेहोश हुआ था। कुछ देर बाद जब उसे होश आया तो उसने फिर से मंजू पर हमला करना शुरू कर दिया। उसी दौरान पास में पड़ी एक सिलाई की सुई से मंजू ने भूरी के गले पर वार कर दिया, जिससे इस बार भूरी की मौत हो गई। मंजू घबरा जाती है और समझ नहीं पाती कि अब वह क्या करे। तभी वह शंभू को बुलाती है। शंभू सब्जी लेने के बहाने जेल आता है। वहां फैले सारे सबूत साफ करता है और मंजू को वापस उसकी सेल में भेज देता है। इसके बाद वह भूरी की लाश को सब्जियों के बीच छुपाकर जेल से बाहर निकाल लेता है। यह सब सुनकर अजीत कहता है कि अब तुम दोनों नहीं बचोगे, लेकिन शंभू शांति से जवाब देता है कि सारे सबूत तो प्रकाश के खिलाफ जाते हैं। लाश के पास उसकी अंगूठी मिली थी। इस पर अजीत सवाल करता है कि एक बेगुनाह आदमी को फंसाने की क्या जरूरत थी। तभी शंभू एक और बड़ा राज खोलता है।
कि प्रकाश कोई पाक साफ इंसान नहीं था। कहानी फिर अतीत में जाती है। जिस कपल के मर्डर का इल्जाम मंजू पर लगाया गया था, असल में उन्हें प्रकाश ने ही मारा था। वजह यह थी कि लड़की प्रकाश की भतीजी थी, जो एक नीची जाति के लड़के के साथ भाग गई थी। बदनामी के डर से प्रकाश ने गुस्से में दोनों की हत्या कर दी। जब मंजू वहां पहुंची तो प्रकाश ने उस पर भी हमला किया और पूरे केस में उसे फंसा दिया। यानी मंजू शुरू से ही बेगुनाह थी। शंभू बताता है कि उसने जानबूझकर भूरी की लाश प्रकाश के घर के पीछे गाड़ दी थी, ताकि कभी न कभी यह सच सामने आए और प्रकाश पकड़ा जाए। वह कहता है कि जिस आदमी ने एक बेगुनाह औरत की जिंदगी बर्बाद कर दी, उसे सजा मिलनी ही चाहिए थी, और भूरी तो वैसे भी सबसे घिनौना इंसान था। यह सब जानने के बाद अजीत वहां से लौट जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि अजीत अपनी रिपोर्ट में प्रकाश को ही गुनहगार ठहरा देता है। प्रकाश गुस्से में पूछता है, जब मैंने भूरी को मारा ही नहीं तो मुझे सजा क्यों दी जा रही है? इस पर अजीत शांत स्वर में कहता है, अपनी भतीजी और उस लड़के को तो मारा था ना, इसे उसी की सजा समझ लो। यह सुनकर प्रकाश चुप हो जाता है और इसी के साथ यह दमदार मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी इस मूवी की एक्सप्लेनेशन? अगर मूवी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।